हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। आई वेलकम यू ऑन प्रैप शोर, द बेस्ट चैनल फॉर वन डे एग्जामिनेशन। गाइस, बेसिकली हम बात कर रहे थे कॉमन एरर्स की। मिक्स वे में कॉमन एरर्स को देखना और उनको सॉल्व करना, यही हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो का एक मोटो है। आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टॉट यू लॉट्स ऑफ ट्रिक्स। उन्हीं ट्रिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। होप सो के प्रीवियस वीडियोस में जितने भी टैक्टिक्स और जितने भी आपको हमने रूल्स बताए हैं वो सारे आपको याद हैं। उन्हीं का हम एप्लीकेशन आज की भी इस क्लास में करेंगे। तो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है लाइक देयर आर 50 रुपीज, देयर आर 50 रुपीज टू पे, देन नो एरर। तो हमने सेंटेंस बनाया देयर आर 50 रुपीज टू पे, पार्ट ए, देन इट इज पार्ट बी, पार्ट सी, और ये हमारा पार्ट है डी। तो गाइस देखिए, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पार्ट में हम एक एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं? पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है एंड पार्ट डी है। तो ध्यान से देखो, जब कभी भी हम देयर का यूज करते हैं, रूल ये कहता है कि देयर बेसिकली क्या है? इट्स अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, लाइक दिस। हमने यूज किया देयर आर 50, ये 50 रुपीज का इंट्रोडक्शन दे रहा है। भाई अगर हम एक सेंटेंस बनाए, देयर वॉज अ लायन, एक शेर था, तो शेर का इंट्रोडक्शन ये पहले ही दे रहा है। तो जो वर्ब है इसके बाद ये शेर के अकॉर्डिंग आएगी। अगर मैं कह दूं यहां पे कि देयर वर 5 लायंस, 5 शेर थे, तो देखो अब क्या वर्ब बन गई? ये तो जो का त्यों है, यानी इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हम यहां पे यूज करते हैं। लेकिन अब आप ध्यान से देखो कि देयर आर 50 रुपीज टू पे। गाइस रूल ये कहता है कि ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि देयर के बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा रहे हैं। लेकिन अगर देयर के बाद आने वाले सब्जेक्ट से, है ना, सब्जेक्ट से हमें किसी डेफिनेट, हम क्या कहेंगे, किसी सर्टेन अमाउंट का पता चले, डिस्टेंस का पता चले, पीरियड का पता चले, या हाइट का पता चले, तो गाइस उस केस में हम कभी भी प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे यहां पे लिखा है देयर आर 50 रुपीज टू पे, 50 रुपए, तो ये सर्टेन अमाउंट बन गई। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो देयर इज 50 रुपीज टू पे। तो आंसर हमारा क्या बना यहां पे? गलती कहां पे है? पार्ट ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये टेक्निक आप ध्यान रखेंगे कि कैसे हम इन सेंटेंसेस को करेक्ट करें। सेंटेंस बनता है देयर आर नो कंडक्टेड टूर्स, देयर आर नो, देयर आर नो कंडक्टेड टूर्स फॉर टूरिस्ट, देयर आर नो कंडक्टेड टूर्स फॉर टूरिस्ट, फॉर टूरिस्ट टू विजिट ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस, टू विजिट all the important places. Then we would write no errors. अब सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। देर आर नो कंडक्टेड टूर्स फॉर, क्या बन गया हमारा? पार्ट ए। फॉर टूरिस्ट टू विजिट, पार्ट बी। ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस, पार्ट सी।
और ये हमारा क्या है, पार्ट डी। 4 पार्ट्स हमने देखे। अब इन 4 पार्ट्स में आपको चेक करना है कि किस पार्ट में कोई पर्टिकुलर एरर आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ध्यान से देखो, देयर आर नो कंडक्टेड टूर्स। अब बच्चों ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लाइक मैं कह दूं कि देयर आर नो कंडक्टेड टूर्स है यहाँ पे, तो 100% ये वर्ब आपकी प्लूरल ही आएगी। पिछले वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि कोई सर्टेन अमाउंट या फिर डिस्टेंस या फिर हाइट एक्सेट्रा नहीं है। तो देयर आर नो कंडक्टेड टूर्स फॉर टूरिस्ट। अब गाइज अगर मैं कहता हूं फॉर टूरिस्ट टू विजिट ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये गाइज जनरलाइज्ड बात है, तो ये एक टूरिस्ट के लिए नहीं होगी। जो बात हम कर रहे हैं वो कैसी है, जनरलाइज है, तो वो एक टूरिस्ट के लिए नहीं बनेगी, बल्कि गाइज किसके लिए बनेगी, टूरिस्ट के लिए बनेगी, सारे टूरिस्ट के लिए बनेगी। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, देयर आर नो कंडक्टेड टूर्स फॉर टूरिस्ट टू विजिट ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस। आंसर हमारा क्या बना, बी। तो हमें ये देखना है कि अगर सेंटेंस में कोई बात कही गई है, जनरलाइज कही गई है या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कही गई है, उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा ऑन फ्राइडे इवनिंग। सबसे पहले इसको रब कर देते हैं। इसकी हम टेक्निक भी समझ गए कि हमें किस पर्टिकुलर टेक्निक को फॉलो करना है। यहां पे सेंटेंस है, ऑन फ्राइडे इवनिंग ममता एंड मी, ऑन फ्राइडे इवनिंग ममता एंड मी, ऑन फ्राइडे इवनिंग ममता एंड मी took a coach for Patna and arrived at Amit's house. Took a coach for Patna and reached Amit's house. No error. अच्छा लिखा अराइव्ड एट अमित हाउस, इसमें ये लिखा है। जो लैंग्वेज है वो बच्चों ये है, अराइव्ड एट अमित हाउस। जरा डिवाइड कर लेते हैं पूरे सेंटेंस को। ऑन फ्राइडे इवनिंग ममता पार्ट ए एंड मी टुक अ कोच फॉर पटना पार्ट बी एंड अराइव्ड एट अमित हाउस पार्ट सी। ये हमारा पार्ट क्या बनेगा, डी। सो दिस वुड बी पार्ट डी। बड़े ध्यान से देखो गाइस, क्या इस सेंटेंस में कहीं आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है, कोई एरर दिखाई दे रही है? पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखो। सेंटेंस बना ऑन फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग में ममता और मैं टुक अ कोच, हमने कोच लिया फॉर पटना, पटना के लिए, एंड अराइव्ड एट अमित हाउस, और अमित के घर पहुंच गए। अब इसमें सब्जेक्ट की हम बात करें तो क्या बनेगा, ऑन फ्राइडे इवनिंग, टाइम का है ममता एंड मी। बच्चों ये यहां पे क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बना ऑन फ्राइडे इवनिंग ममता एंड मी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ममता तो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन मी यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है। हम क्या बनाएंगे, आई। यानी अगर कभी किसी सेंटेंस जिसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस जगह पे हम किसी भी प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं, वर्ब से पहले यूज करते हैं, तो वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आएगा। किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो हम उसे सब्जेक्टिव बनाएंगे, इट वुड बी इन सब्जेक्टिव केस। क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? तो दैट वुड बी द सब्जेक्टिव केस। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे, आंसर हमारा बनेगा यहां बी, क्योंकि बी पार्ट में ही हम एरर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अब हम बच्चों इसको रब कर देते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, द गर्ल रोट एन एशे सो वेल
क्वेश्चन है हमारा, द गर्ल रॉट एन essay so well that her teacher was exceedingly pleased with her. That her teacher was exceedingly pleased with her. Pleased with her. समझ में आ गया आपको? अब जरा बच्चों इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहां पे हम लिखेंगे नो एरर। जरा चेक करते हैं पूरे सेंटेंस को। सेंटेंस हमने बनाया, ये पार्ट हमारा बना ए, ये हमारा पार्ट बना बी, नाउ द पार्ट इज सी, और ये पार्ट हमारा है डी। गाइस पूरे ध्यान से देखो, क्या किसी पार्ट में आप एरर को देख पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं? सेंटेंस हमारा क्या कहता है? द गर्ल रोट एन एशे सो वेल। लड़की ने एक एशे बड़ा जबरदस्त लिखा, इतना बढ़िया लिखा, दैट हर टीचर वाज एक्सीडिंगली, बहुत ज्यादा, प्लीज्ड विद हर। अब देखो प्लीज के साथ विद आता है, एक्सीडिंगली सही है, तो सेंटेंस करेक्ट हुआ। बट गाइस एक छोटी सी बात देखेंगे, जब हम इस एशे को आगे डिफाइन कर रहे हैं कि वो एशे इतना बढ़िया लिखा गया कि टीचर उससे बड़ी खुश थी, तो इस केस में एशे पर्टिकुलराइज्ड है। क्या ये बात पकड़ में आई आपको? अगर हम एशे को डिफाइन कर रहे हैं तो एशे हमारा एन नहीं बनेगा, ये इंडेफिनिट नहीं होगा, बल्कि क्या बन गया? ये हमारा डेफिनिट एशे हो गया, तो हम बनाएंगे द एशे। तो हमें यहां एन हटा के आर्टिकल द लगाना होगा, क्योंकि हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। द गर्ल रोट द एशे, लड़की ने वो एशे इतना बढ़िया लिखा कि उसकी टीचर एक्सट्रीमली प्लीज थी उससे। गलती हमारी कहां पे है? पार्ट ए में। तो ए वुड बी द आंसर है। अगले क्वेश्चन की हम जरा बात करते हैं। सेंटेंस देखेंगे सब लोग। I'll go with you as long as I won't have to sing. सेंटेंस बना हमारा, I shall go with you as soon as long as है, as long as I won't have to sing. देखो won't यहां पे लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये will not, as I will not have to sing. जरा सेंटेंस को देखो, I shall go with you, पार्ट ए बना, as long as पार्ट बी है, I will not have to sing पार्ट सी बन गया, और ये हमारा क्या बन गया? पार्ट डी। सेंटेंस देखेंगे जी, कंडीशनल है। कैसा कंडीशनल सेंटेंस है? I shall go with you, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, as long as, जब तक कि I will not have to sing, मुझे गाना नहीं पड़ेगा। हमें पता है अगर कंडीशनल सेंटेंस बनता है तो गाइज उसमें हमारी जो मेन क्लॉज होती है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज यहां पे क्या है? आई शैल गो विद यू, फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है। लेकिन ये जो बाद में लिखा है एज लॉन्ग एज आई विल नॉट हैव टू सिंग, ये क्या है? कंडीशनल क्लॉज है यहां पे।
तो बच्चों ये जो कंडीशनल क्लॉज हमारी बनेगी, इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्योंकि दोनों तरफ हम फ्यूचर लगा ही नहीं सकते। तो हम कैसे बनाएंगे? आई शैल गो विद यू एज लोग, एज आई डोंट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू सिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे। गलती हमारी कहां पे निकलेगी? सी। ऐसे ही क्वेश्चन हम इफ वाले ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये टेक्निक आपको याद रहनी चाहिए। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। और इसको हम मिटा देते हैं। सेंटेंस बनता है गाइस हमारा, शी विल पे यू, शी विल पे यू एज सून एज, शी विल पे यू एज सून एज शी रिसीव द पार्सल, शी रिसीव द पार्सल। लास्ट में हम क्या लिखेंगे? नो एरर। बड़े ध्यान से देखो, शी विल पे यू पार्ट ए बन गया, एज सून एज शी रिसीव्स, एज सून एज पार्ट बी, शी रिसीव द पार्सल पार्ट सी, और ये हमारा बन गया पार्ट डी। गाइस बड़े ध्यान से देखो फिर से, और जरा चेक करो कि क्या कोई एरर आपको दिख पा रही है यहाँ पे, क्या आप सर्च कर पाने के एबल हैं या फिर नहीं है। मैं अगर इस सेंटेंस को देखूं तो कैसे बनाऊंगा? शी विल पे यू एज सून एज, अगेन बात वही आ गई, क्या है हमारी? मेन मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या कह रही है? शी विल पे यू, फ्यूचर में है, बहुत अच्छी बात है। एज सुन एज शी रिसीव द पार्सल, ये हमारी क्या है? कंडीशनल क्लॉज। किस में होनी चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी अभी हमने बात की थी। लेकिन कल जिसमें गलती हमने कर दी, क्या लिखा है? शी रिसीव द पार्सल, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ में सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे। और हमें पता है अगर हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो हम क्या करते हैं? V1 में S या ES को जोड़ते हैं, क्या बन जाती है? सिंगुलर। राइट गाइस? तो सेंटेंस क्या बना? शी विल पे यू एज सून एज शी रिसीव्स द पार्सल। गलती हमारी कहां पे है? पार्ट सी में, तो सी वुड बी द आंसर। हमारा आंसर यहां पे सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और जरा चेक करते हैं। सेंटेंस देखो बच्चों, आई डोंट हैव अ कार एंड आई डोंट वॉन्ट वन एज वेल। आई डोंट हैव अ कार एंड आई डोंट नीड, आई डोंट वॉन्ट वन एज वेल। क्या लगाएंगे? नो एरर। सब लोग ध्यान से देखेंगे और जरा चेक करेंगे। आई डोंट हैव अ कार, पार्ट हमारा कौन सा बन गया? ए। एंड आई डोंट वॉन्ट, पार्ट बी। वन एज वेल, पार्ट सी। और ये हमारा क्या बना? पार्ट डी। सभी को देखना है कि क्या किसी पार्ट में हम एरर को ढूंढ पा रहे हैं या फिर नहीं देख पा रहे हैं।
अब गाइस देखो, चॉइस बनी है यहां पे, आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है ना, मेरे पास कोई कार नहीं है, एंड आई डोंट वॉन्ट वन एज वेल। सो गाइस अगर मैं ये कहूं आई डोंट वॉन्ट वन एज वेल, तो दो में से एक एक की बात हो रही है, हम यहां पे ईदर का यूज करेंगे। हम यहां पे किसका यूज करेंगे? वी वुड बी यूजिंग ईदर। अगर हम इस पूरे को भी यूज करें तो कंडीशन सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? आई डोंट हैव अ कार एंड आई डोंट वॉन्ट वन ईदर। कोई तो है ही नहीं और कोई मुझे चाहिए भी नहीं। कारण उसका सबसे बड़ा है कि अगर मैं कह दूं वॉन्ट वन एज वेल, तो ऐसा लगता है जैसे हम दूसरे की बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईदर आने से दो में से एक की चॉइस बन जाएगी। तो हमें ऐसे केस में किसका यूज करना है? ईदर का। अगर ये नेगेटिव, देखो यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी, अगर नेगेटिव होना नोट ना होता, नेगेटिव में कहना होता, हम क्या लगाते? नीदर। क्योंकि नीदर और ईदर दो में से एक एक करके दोनों की बात करते हैं, लेकिन एक एक ही करते हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं। तो गलती हमारी किस पार्ट में है? सी पार्ट में। तो हम सी को ही आंसर यहां पे बनाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसको हम रब कर देते हैं। सेंटेंस है गाइस, इंडियन साइंटिस्ट आर नो वे इंफीरियर। इंडियन साइंटिस्ट आर नो वे inferior than any other scientists in the world. In the world. No error. तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इंडियन साइंटिस्ट आर नो वे, पार्ट ए, inferior than any other scientist, पार्ट बी, in the world, पार्ट सी, और ये हमारा क्या बनेगा? पार्ट डी। करेक्ट गाइज। अब हम सेंटेंस को देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय साइंटिस्ट आर नो वे इंफीरियर। इंफीरियर का मीन्स होता है घटिया, कम, बेकार, देन एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, किसी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड से। गाइस बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे, कल हमने ऐसा ही सेंटेंस देखा जिसमें एनी अदर हमने यूज किया था, लेकिन आज हमारा सेंटेंस कैसे कि इंडियन साइंटिस्ट आर नो वे इंफीरियर। हमें याद रखना है कि इंफीरियर इन ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में आई ओ आर हो, हम उनके बाद कभी भी देन नहीं, कंपैरिजन के लिए क्या लगाते हैं? टू का यूज करते हैं। ऐसे और कौन कौन से हैं जरा मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर कभी हमारे पास इंफीरियर हो, हमारे पास यहां पे सुपीरियर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, ये सारे के साथ अपने अपने साथ में क्या लेते हैं? हमेशा देन की बजाय ये अपने साथ टू लेते हैं। ये हमारा रूल बनेगा। इसका मीन्स गलती हमारी कहां पे है? गलती हमारी बी पार्ट में है, तो बी मस्ट बी द आंसर। यही हमारा गाइस आंसर बनेगा। तो चेक कर सकते हैं सब बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और जरा देखते हैं कि गलती कहां पे है।
सेंटेंस बना हमारा, बेल्जियम चॉकलेट इज कंसीडर्ड बाय मैनी, बेल्जियम चॉकलेट बेल्जियम चॉकलेट इज कंसीडर्ड by many. Belgium chocolate is considered by many to be finer than any others in the world. To be finer than any other in the world. गाइस लास्ट में इसके लिखेंगे हम नो एरर। सबसे पहला बेल्जियम चॉकलेट इज कंसीडर्ड, ये हमारा है पार्ट ए। बाय मैनी टू बी फाइनर देन एनी, पार्ट है हमारा बी। अदर्स इन द वर्ल्ड, पार्ट सी। और ये हमारा क्या बन गया, पार्ट डी। सो चार हमने इसमें देखे, ए बी सी और डी। देखो जरा ध्यान से, क्या आपको किसी पार्ट में यहां पे एरर दिख रही है या आप डिटेक्ट कर सकते हैं? तो ध्यान से देखेंगे, बेल्जियम चॉकलेट इज कंसीडर्ड बाय मैनी टू बी फाइनर। अब गाइस यहां पे हमने कौन सी डिग्री यूज की है, कंपैरेटिव डिग्री, राइट? फाइनर देन एनी अदर्स इन द वर्ल्ड। अब अगर हम बात करें अदर्स इन द वर्ल्ड की बात हो गई, तो अदर्स इन द वर्ल्ड में ये बेल्जियम चॉकलेट भी आ जाएगी। रूल ये कहता है कि हम जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं एज सुपरलेटिव डिग्री, तो इस केस में हमें क्या करना होता है, इस केस में हम जो लिखा है कि बाय मैनी टू बी फाइनर देन एनी अदर्स, तो हम कहेंगे एनी, हाँ सही है, कंपैरेटिव यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करने के लिए हम देन के बाद एनी अदर का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे क्या यूज किया गया है, अदर्स, तो ये गलत है। बेल्जियम चॉकलेट इज कंसिडर्ड बाय मेनी टू बी फाइनर देन एनी अदर इन द वर्ल्ड। समझ में आ गई बात आपके? का मतलब है एनी अदर इन द वर्ल्ड से हम बेल्जियम चॉकलेट को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि सब्जेक्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, बाकी से उसकी कंपैरिजन बनेगी। सो द टाइम वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री एज द सुपरलेटिव, जब हम कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव की सेंस में यूज करते हैं, तो हम सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करने के लिए, जिससे कि उसकी कंपैरिजन खुद से ना हो, देन के बाद एनी अदर का यूज करते हैं। यही हमने यहां पे किया है। होप सो बच्चों के आप इसको बढ़िया से समझ पाए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, राखी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रवीश। लास्ट में हम लिखेंगे इसमें नो एरर। तो गाइस क्या आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं, राखी इज मोर स्ट्रॉन्गर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और ये हमारा क्या है, पार्ट डी। चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, आपको देखना है कि किस पार्ट में हमें यहां पे एरर दिख रही है। देखो बड़े ध्यान से देखो और जरा चेक करते हैं। सबसे पहले
अगर मैं कहूं कि यहां पे राखी और रवीश की कंपैरिजन हुई है, कंपैरिजन के लिए हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। और स्ट्रॉन्गर एक कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या है? स्ट्रॉन्ग। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? स्ट्रॉन्गर। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या है हमारी? स्ट्रॉन्गेस्ट। तो गाइस बहुत ध्यान से देखो, राखी इज मोर स्ट्रॉन्गर। अब हमने क्या किया, इसमें मोर और लगा दिया। भाई मोर तब हम लगाते हैं जब उसकी कंपैरेटिव डिग्री ना बनती हो ईआर से। जैसे ब्यूटीफुल कभी भी ब्यूटीफुलर नहीं होता, हैंडसम हैंडसमर नहीं होता, हम मोर हैंडसम मोर ब्यूटीफुल लगाते हैं। लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी बनी है, तो हम डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करेंगे, ये यहां पे सुपरफ्लसली यूज हुआ है। यानी कि क्लेवरर के पहले हम मोर का यूज कभी भी नहीं करेंगे, दैट वुड बी रॉन्ग। तो आंसर हमारा क्या बन गया? आंसर इज बी, क्योंकि बी पार्ट में ही हमारी एरर है। तो आज की बच्चों इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे। होप सो कि आपको समझ में आए हैं। बढ़िया से आप इन्हें देखें, बार बार रिवाइज करें, इसी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपके मन में बैठ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।